गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का पहला लेक्चर लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। अब पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स या आव्यूह यदि एन अवयवों को एम पंक्तियों और एन स्तंभों के रूप में किसी सारणी में रखा जाए तो इस प्रकार से जो सारणी बनती है वो आव्यूह कहलाती है। यदि एम पंक्तियों और यदि एम के रूप में लिखकर एक सारणी बनाई जाए तो ऐसी सारणी आव्यूह कहलाती है। तथा आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से ए से, बी से, सी से या किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए बी सी से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उसके साथ में दो सफिक्स रखते हैं। जैसे किसी आव्यूह को ए से और उसके अवयवों को ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं, जहां आई पंक्तियों की संख्या तथा जे स्तंभों की संख्या है। अब हम आते हैं कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ऐसा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे कोई आव्यूह ए बराबर ए बी सी पी क्यू आर, यहां पर दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं, ऐसा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। और इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 3 होगा, जहां दो पंक्तियों की संख्या और 3 स्तंभों की संख्या है। इसी आव्यूह के क्रम को प्रदर्शित करने के लिए उसे m गुणे n से प्रदर्शित करते हैं, जहां m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या होती है तथा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणनफल आव्यूह के अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसे इस आव्यूह में अवयवों की संख्या 2 गुणा 3 अर्थात 6 है। दूसरा आव्यूह आते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक इसी प्रकार से जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, ऐसा आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2 है और इस आव्यूह का क्रम 3 गुणा 2 होता है, जहां 3 पंक्तियों की संख्या और 2 स्तंभों की संख्या है। इसके बाद तीसरे प्रकार का आव्यूह
शून्य नल मैट्रिक्स। वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य अवयव कहलाता है। जैसे 0 0 0 0 0 0, इस अवयव के प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं, उसे शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स कहते हैं और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अगला अवयव आता है इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स। वह अवयव जिसपे विकर्ण का अवयव एक तथा अन्य अवयव शून्य होते हैं शून्य अवयव कहलाता है और प्रत्येक शून्य अवयव वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है और ऐसा अवयव m क्रॉस n या n क्रॉस n का अवयव होता है और इसको इकाई अवयव को I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे I बराबर 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 का इकाई अवयव है। इसी प्रकार से इसको I3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 गुणे 3 का इकाई अवयव I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम बात करते हैं विकर्ण। डायगोनल मैट्रिक्स। इस नाम से पता चलता है विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे a बराबर 2 0 0 0 1 0 0 0 5, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 2 1 5, बाकी सभी अवयव शून्य है। फिर इसके बाद में आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव मतलब स्केलर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। जैसे कोई अवयव b बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तथा शेष अवयव शून्य। हम ये भी देख सकते हैं कि इकाई अवयव में भी विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। अंतर इतना है कि इकाई अवयव में विकर्ण के अवयव 1 हैं तथा अदिश अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, ये 1 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इकाई अवयव भी एक प्रकार का अदिश अवयव ही होता है। प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होते हैं परंतु प्रत्येक अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं होता है। इसके बाद अगले प्रकार का अवयव आता है ऊपर त्रिभुजीय अवयव। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर त्रिभुजीय अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। ऊपर त्रिभुजीय अवयव वह अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे 1 2 5
0 1 3 0 0 2। इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, अतः यह ऊपर त्रिभुजीय अवयव है। इसी प्रकार अगला अवयव आता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक इसी प्रकार से कि वह अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। जैसे कोई अवयव b बराबर 1 0 0 2 1 0 3 2 1 2। इस प्रकार इस अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। अब हम अवयव की संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। अवयव में मुख्यतः संक्रियाएं अवयव का योग, अवयव का अंतर और अवयव का गुणनफल होता है। पहले हम अवयव के योगफल के बारे में जानेंगे। किन्हीं दो अवयव का योगफल तभी कर सकते हैं जब दोनों अवयव समान क्रम के हों। अवयव का योगफल तो या तीन चाहे जितने भी अवयव हों उनका योग तभी संभव होता है जब वे अवयव समान क्रम के हों, समान आर्डर के हों। जैसे कोई अवयव a बराबर है 1 2 3 4 और दूसरा अवयव b बराबर है 4 3 4 2। पहले अवयव का क्रम 2 गुणा 2 और दूसरे अवयव का क्रम भी 2 गुणा 2 है। इस प्रकार से यदि दो अवयव का क्रम समान है तभी इन दो अवयव को जोड़ सकते हैं। अवयव को जोड़ने पर क्या करते हैं कि समान क्रम के अवयव में दूसरे समान क्रम के अवयव का संगत अवयव जोड़ दिया जाता है। जैसे हमारे सामने दो अवयव a और b दिए गए हैं, इनमें a प्लस b बराबर होगा पहला अवयव a पहले अवयव का, दूसरे अवयव का पहला अवयव a है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 4। इसी प्रकार से दूसरे अवयव 2 प्लस 3, इसी प्रकार से 3 प्लस 4, इसी प्रकार से 4 प्लस 2। इस प्रकार दो अवयव का योगफल 5 5 7 और 6। इसलिए पता चलता है कि जब दो अवयव का योगफल लिया जाता है तो जिस क्रम के दोनों अवयव होते हैं उनका योगफल भी उसी क्रम का अवयव प्राप्त होता है। अतः a प्लस b का क्रम भी 2 गुणा 2 ही है। इसी प्रकार से अवयव का अंतर भी होता है। दो अवयव का अंतर करने में भी हमें ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों अवयव के क्रम समान होने चाहिए। जैसे अगर हमें दो अवयव का अंतर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम यही एग्जाम्पल लेते हैं कि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 4 3 4 2, तो a माइनस b बराबर होगा 1 माइनस 4, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 और 4 माइनस। इस प्रकार से दो अवयव का अंतर आया -3 -1 -2। इस प्रकार हम दो अवयव का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अवयव का योग ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहला तो ये
कि दोनों अवयव समान क्रम के होने चाहिए और दोनों अवयव को जब जोड़ते हैं तो उनका योग भी उसी क्रम का होगा। इसी प्रकार से अवयव का अंतर ज्ञात करने के लिए भी दोनों अवयव समान क्रम के होने चाहिए और उनका अंतर भी उसी क्रम का आएगा। उसके बाद में अवयव की अगली संक्रिया होती है दो अवयव का गुणनफल। अवयव का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा क्या किन्हीं दो अवयव का गुणनफल संभव है। इसके लिए यदि कोई अवयव m इस प्रकार से हो, उसका क्रम m इंटू n और दूसरा अवयव b इस प्रकार से हो कि उसका क्रम n क्रॉस p, तो दोनों अवयव का गुणनफल AB एक अवयव ही होगा जिसका क्रम m गुणा p होगा। कहने का मतलब यह है कि दो अवयव का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनके क्रम क्या हैं और इनकी गुणा संभव है या नहीं संभव है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि हम गुणनफल AB ज्ञात करते हैं तो A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। अगर A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बराबर है तभी अवयव का गुणनफल AB संभव है और जो गुणनफल AB आएगा वो m गुणा p का अवयव होगा, उसका क्रम m गुणा p होगा। AB का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं लेकिन इससे BA का मान ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि BA संभव ही नहीं है। अगर हम गुणनफल BA ज्ञात करते हैं तो B में स्तंभों की संख्या B है और A में पंक्तियों की संख्या M है। क्योंकि B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, अतः गुणनफल BA संभव नहीं है। जनरली ये गुण होता है अवयव के गुणनफल का कि अगर कोई दो अवयव A और B इस प्रकार से हैं कि दोनों के क्रम समान नहीं हैं, उस कंडीशन में अगर AB और BA ज्ञात भी कर सकते हैं तब भी AB का क्रम और BA का क्रम समान नहीं होगा। अगर A और B दोनों के क्रम समान भी हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं तब भी BA और AB का क्रम समान होते हुए भी उनके मान समान नहीं होंगे। अर्थात किसी भी स्थिति में यदि A और B अलग अलग अवयव हैं तो किसी भी स्थिति में हमेशा ऐसा नहीं होता कि AB इक्वल टू BA हो, अर्थात AB नॉट इक्वल टू BA होता है। अब हम एग्जाम्पल लेकर अवयव की गुणनफल देखेंगे। स्टूडेंट इतना हम लोग पहले से क्लास में पढ़ चुके हैं और इसके बाद अवयव का गुणनफल और हम प्रारंभिक संक्रिया से इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे और फिर अवयव का एडजॉइंट और उस विधि से अवयव का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे और तथा अवयव विशेष समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे उदाहरण देकर कि अवयव की गुणनफल कैसे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अवयव A 2 गुणे 2 का एक अवयव है और अवयव B भी 2 गुणे 2 का अवयव है। क्योंकि ये दोनों वर्ग अवयव हैं, इसमें AB भी संभव है और BA भी संभव है। अब यहाँ पर हम A और B की गुणनफल क्या करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले शब्द से करते हैं। इस प्रकार से हमको पहली पंक्ति का पहला अवयव
अवयव पता चलता है। जब तक हम पहली पंक्ति की गुणा करते रहेंगे तब तक हमको पहली पंक्ति के अवयव भी प्राप्त होंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 into 1, फिर 4 की गुणा -2 से होगी प्लस 4 into 1। आप पहले स्तंभ की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से करते हैं। 2 गुणा 3 और प्लस 4 गुणा 5। जब पहली पंक्ति की गुणा सभी स्तंभों से हो जाए, अब दूसरी पंक्ति की गुणा सभी स्तंभों से करेंगे, तब दूसरी पंक्ति के अवयव स्टार्ट होंगे। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करने पर 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा -3। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा 3 गुणा 3 और प्लस 2 गुणा 5। ये गुणा करते हैं, यहाँ से आएगा 2 -8 2 -8 -6, यहाँ से आएगा 6 और प्लस 20 20 और 6 26, यहाँ से आएगा -4 प्लस 3 -1, यहाँ से 9 और प्लस 10 19। इस प्रकार से गुणनफल भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ए 3 गुणा 2 का अवयव है और बी 2 गुणा 3 का। अब देखते हैं क्या ए बी संभव है। अगर ए बी संभव है तो ए बी ज्ञात करना है और अगर बी ए संभव है तो बी ए ज्ञात करना है। अब ए बी ज्ञात करने के लिए ये अवयव जो है 3 गुणा 2 का है और ये अवयव 2 गुणा 3 का है। इसमें पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 है। अगर पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है तो ऐसे अवयव का गुणनफल संभव होता है। परंतु अगर हम बी ए देखें तो बी में स्तंभों की संख्या 3 है और ए में पंक्तियों की संख्या भी 3 है, अतः बी ए भी संभव है। तो यहाँ पे हम बी ए और ए बी दोनों ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। इसमें पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे। 2 into 1 और प्लस 1 into -। इसी प्रकार से पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, यहाँ से आएगा 2 into 0 प्लस 1 into 2। इसी प्रकार से पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से 2 into 1 और प्लस 1 into 1। अब पहले अवयव की दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, तो यहाँ से आएगा ये 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा -1। इसी प्रकार से इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे, यहाँ से आएगा 3 गुणा 0 और प्लस 2 गुणा 2। इसी प्रकार से इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे, ये आएगा 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा 1। अब पहले अवयव की तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे, यहाँ से आएगा -1 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा -1। और तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से -1 गुणा 0 और प्लस 1 गुणा 2। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से -1 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा 1। ये साथ करते हैं, यहाँ से आएगा 2 -1 1, यहाँ से 0 प्लस 2 2, यहाँ से 2 प्लस 1 3। इस प्रकार से 3 -2 1, यहाँ से 0 प्लस 4 4, यहाँ से 3 प्लस 2 5, यहाँ से -1 -2, यहाँ से 0 प्लस 2 2, यहाँ से -1 प्लस 1 0। इस प्रकार से गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बी ए ज्ञात करना चाहें तो बी की गुणा ए से करेंगे।
बी की पंक्तियों की गुणा ए के स्तंभों से क्या करेंगे। जैसे पी ए, इसमें पहली पंक्ति की गुणा ए के पहले स्तंभ से करेंगे। ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस। अब पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से 1 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू माइनस। और इसी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये सॉल्व करते हैं। 2 -1 1 1 प्लस 1 2 -2 -1 -3 और प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 और -1 प्लस 4 प्लस 1 4। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्रम 2 गुणा 3, यहाँ पर क्रम 3 गुणा 2 है, अतः आरक्यू बीए का क्रम 2 गुणा 2 है। इसका क्रम देखिए 2 गुणा 2। अब आरक्यू की एक और संक्रिया पर विचार करते हैं, जिसे बोलते हैं किसी आरक्यू का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आरक्यू का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई आरक्यू ए m इंटू n का हो, जिसके अवयव a i j हैं, तो उस आरक्यू का परिवर्तन a डैश वो होता है a j। अर्थात अगर किसी आरक्यू में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे आरक्यू का परिवर्तन होता है। और इसका क्रम m गुणे n है तो इसका क्रम n गुणा m, और इसे a डैश या a ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई आरक्यू a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो इसका परिवर्तन a डैश बराबर होगा 1 2 3 4 5 6। इसको a डैश या a ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई आरक्यू a बराबर b बराबर 2 4 6 1 5 2 2 1 3, तो इसका परिवर्तन b डैश बराबर 2 4 6 1 5 2 2 1 3 होगा। अब आगे हम बात करते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो यदि कोई दो आव्यूह इस प्रकार से हैं कि a बराबर a डैश, तो a डैश a का सममित आव्यूह कहलाता है।
अर्थात यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए और अवयव के मान में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2, a बराबर कोई अवयव, अब बात करते हैं विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक अवयव। स्क्यू सिमेट्रिक अवयव या विषम सममित अवयव वो होता है यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो अवयव के मान में कोई परिवर्तन न हो परंतु उसका चिन्ह बदल जाए। अर्थात a i j इक्वल टू माइनस a j i, ऐसा अवयव कहलाता है विषम सममित अवयव। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो b बराबर a डैश बराबर 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। यहाँ पर a डैश a का विषम सममित अवयव है, इसको माइनस a भी लिखा जा सकता है। अर्थात चाहे a डैश बराबर माइनस a हो या a बराबर माइनस a डैश हो तो ऐसे अवयव विषम सममित अवयव है। अब हम इसी एक अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव में तोड़ेंगे। जैसे कोई अवयव a इस प्रकार से दिया गया है और हमको इसे दो अवयव जिसमें एक सममित अवयव और दूसरा विषम सममित अवयव है ये तोड़ना है। अर्थात किसी भी अवयव को दो अवयव के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें एक सममित अवयव होता है तथा दूसरा विषम सममित अवयव होता है। इसके लिए अगर सममित अवयव लिखना है तो सममित अवयव p बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश तथा विषम सममित अवयव q बराबर होता है 1/2 इंटू a माइनस a डैश। अर्थात सममित और विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हमें अवयव a का परिवर्त रूप ज्ञात करना होगा। अब अवयव a दिया गया है तो अवयव a का परिवर्त रूप a डैश बराबर होगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 2। यदि इसको हम सममित अवयव के रूप में लिखना चाहें तो सममित अवयव p बराबर क्या होगा 1/2 a प्लस a डैश, ये आएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 4 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3। ये आएगा साफ करने पर 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6। 2 से डिवाइड करने पर अवयव आएगा 1/2 से डिवाइड करने पर अवयव 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3
1 माइनस 3/2 1 माइनस 3। इस प्रकार से एक अवयव को सममित अवयव के रूप में बदला जा सकता है। इसी प्रकार विषम सममित अवयव Q बराबर होगा 1/2 इंटू a माइनस a डैश। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस a डैश जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 3 4 प्लस 2 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3। सॉल्व करने पर यह आएगा 1/2 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 0। तो उसे डिवाइड करेंगे, यह आएगा 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। यह एक विषम सममित अवयव है और विषम सममित अवयव देखने से इसका एक गुण पता चलता है कि विषम सममित अवयव के विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। सममित अवयव में यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विषम सममित अवयव में यह आवश्यक है कि विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है।